दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 15 पेशकश मेरे कारवां। माउंट मैकिनले में मुझे अपने ट्रांस में लेने की कोशिश करते हुए रब्बी ने अपने अज़ाइम का इजहार तो किया था। इसने मुझे तसल्ली देते हुए वादा किया था कि बहुत जल्द वो मेरे पड़कू यानी नकली वजदान को अपने काबू में कर लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से कामयाबी हासिल हो जाएगी। मैं सांगफू की इतला को जुटलाने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए एक बोझल सांस खारिज करते हुए सिर्फ इतना कहा। मेरे अल्फाज से झुंझलाहट झलकती थी। मेरे मोहतरम, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस दुनिया में या तो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, बल्कि ज्यादातर बुरा ही होता है, वो फलसफाना अंदाज में बोला। इसमें बेचारी दुनिया का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर बुरे ही होते हैं। सांगफू एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा था, लिहाजा इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता था। मैंने मुतज़ब्ज़ब अल्फाज में कहा, नकली वजदान अगर रब्बी के हाथ का खिलौना बन गया तो बड़ी अफरा तफरी फैलेगी। मैं रब्बी मोशी हैमन की ज़हनियत और अज़ाइम को अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो सबसे पहले इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। क्या तुम नकली वजदान से डरते हो? सांगफू ने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैंने दांत खचकाए। नकली वजदान? माय फुट! मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। मुशफिकाना अंदाज में मेरे अज़ाइम को सर हिलाते हुए बोला। रब्बी मोशी हैमन बिलाशुबा एक आमिल कामिल और आलिम फाजिल शख्स है। वो तुम्हारे पर्तों से कोई खैर हैरत अंगेज काम ही लेगा। लेने दो। वो थोड़ी देर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, रब्बी तो तुम पर हाथ साफ करना चाहता था, तुम काबू में नहीं आए, तो नकली वजदान ही सही। सांगफू ने आखिरी अल्फाज इस अंदाज में अदा किए थे जैसे कह रहा हो, तो ना सही, तेरी तस्वुर ही सही। ठीक 5 मिनट बाद हमारी वो तवील मगर निहायत ही अहमियत की हामी मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। इस मुलाकात ने मेरी अमली ज़िंदगी के खतूत मुतय्यन कर दिए। सांगफू उठ खड़ा हुआ तो मैंने इसकी तकलीद की। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नरम लहजे में बोला, आओ मैं तुम्हें दूसरे अहम लोगों से मिलवाता हूँ। मैं गर्दन झुकाकर इसके पीछे हो लिया। यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे से ठीक 9:30 बजे लॉर्ड गार्डिया एयरपोर्ट के रनवे को छू लिया। सेटल और न्यूयॉर्क के दरमियान लगभग 6 घंटे की फ़्लाइट है, जबकि मुकामी वक्त का ताउन 3 घंटे है। लॉर्ड गार्डिया एयरपोर्ट आउटबोरो क्वाइनर में वाक़ है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का ज़्यादा लोड इसी एयरपोर्ट पर है, जबकि JF कैनेडी एयर नेशनल एयरपोर्ट ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की वजह से मसरूफ़ रहता है। ताहम बाज़ नेशनल फ़्लाइट्स भी इस एयरपोर्ट के से डायल होती हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर मैंने एक चमचमाती मेडिलियन कैब ली। अपने वतन की तरह न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए इसकी खुशामद दरामद नहीं करना पड़ती। रुकू के बिल झुककर इसे ये नहीं पूछना पड़ता कि भाई फलां जगह जाओगे, और ना ही वो रऊनत भरे अंदाज में कहता है, नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। अगर टैक्सी खाली है तो इसका मतलब है इसे जाना है, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहीं जाना है। आप टैक्सी का दरवाज़ा खोल लें और बेधड़क अंदर बैठ जाएं। किराए के लेन देन पर भी कोई झगड़ा फटा नहीं। मुख्तलिफ जमा तफरीक के हिसाब किताब से गुजरने के बाद औसतन $3 फी मील किराया बनता है। हर मील का पहला चौथाई फासला $1.5 में, बाकी हर चौथाई मील 50। अगर अपनी मर्जी से कुछ वक्त के लिए कहीं टैक्सी रुकवाना चाहें तो 25 सेंट फी मिनट अलग चार्ज होगा। इंग्लैंड के बानिस्बत अमेरिका में टैक्सी खासी सस्ती पड़ती है। हम येलो मेडिलियन कैब की अकबर नशिस्त पर बैठ चुके तो राकेल ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैनहट्टन डाउनटाउन कैथम स्क्वायर। सियाह फॉर्म टैक्सी ड्राइवर ने इस्तफसार किया, कैथम स्क्वायर? चाइना टाउन? यस, चाइना टाउन। एस्टोरिया से निकालो मगर मैनहट्टन में दाखिल नहीं होना, राकेल ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर अकब में देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, आप लोग मैनहट्टन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें चाइना टाउन पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, राकेल ने बेपरवाही से कहा। इसलिए मैनहट्टन में आप टाउन से घुसने की कोई जरूरत नहीं। तुम सीधा ट्विस्टेंटी एड पकड़ो और न्यूयॉर्क सिटी के दरमियान से गुजर कर मैनहट्टन ब्रिज पर पहुंचो और ब्रिज करके इस चाइना टाउन में दाखिल हो जाओ। इस तरह किराया और फासला 1.5 गुना हो जाएगा। टैक्सी ड्राइवर ने स्याह चेहरे पर मौजूद सफ़ेद आंखें फैलाते हुए कहा, जानती हूँ, वो मखसूस अमरीकी अंदाज में बोली। स्याह फार्म टैक्सी ड्राइवर ने कंधे उचकाए और सीधा हो गया। अगले ही लम्हे हमारे और ड्राइवर के दरमियान पार्टीशन ग्लास हाइल हो गया। ड्राइवर ने डैशबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करके हमें प्राइवेसी फ्राहम कर दी थी। अब हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू ड्राइवर की स्मारत तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। वो हमें कोई बेवकूफ़ या फजूल खर्च जोरा समझता था, जो खामखा 50% ज़्यादा किराया देने पर तिल मिला उठा था। ये यकीन हो जाने के बाद हमारी बातें ड्राइवर तक नहीं पहुंचेंगी। मैंने राकेल से पूछा, तुम्हारा ये फैसला ड्राइवर की समझ में नहीं आया?
ना आए। इसने कंधे झुटकाए और बोली, दरअसल मैं अप टाउन में से मैनहट्टन में दाखिल नहीं होना चाहती। इसकी कई वजूहात हैं। अव्वल, अप टाउन में मैनहट्टन में स्ट्रीट 121 से 135 तक हार्लम का इलाका फैला हुआ है। ये मुतसिब दुकानों का इलाका है। रातों रात दिन में भी सोच समझ कर इधर का रुख करना चाहिए और टैक्सी के जरिए तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं बाद में हार्लम ट्रेजेडी के बारे में तफसीलन बताऊंगी। दूसरी वजह ट्रैफिक जैम है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अगर हम एस्टोरिया से मैनहट्टन की तरफ जाएं तो हमें ट्राइबोर्ड ब्रिज से गुजरकर अप डाउन स्ट्रीट 125 पर होना होगा, फिर थर्ड एवेन्यू पकड़ना होगा। इस एवेन्यू पर सफर करते हमें आधे अप डाउन और पूरे मिड टाउन से गुजरना होगा। फिर स्ट्रीट 14 से हम डाउन टाउन में दाखिल हो जाएंगे और कॉपर स्क्वायर से बावरी स्ट्रीट पकड़कर सीधे कैथम स्क्वायर चाइना टाउन पहुंच जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि मैनहट्टन 1 से लेकर 12 एवेन्यूज तक बेहद मसरूफ है और ट्रैफिक जूम के मानद रिंगता है। खास तौर पर मिड टाउन में मैनहट्टन किसी भी एवेन्यू पर ड्राइविंग के लिए निहायत मजबूत असाब की जरूरत होती है। जबकि वो जुमला अधूरा छोड़कर थोड़ी देर को मुतवक्किफ हुई, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोली, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर से गुजरने वाली 28 एक एक्सप्रेस हाईवे जो ब्रुकलिन क्वाइन एक्सप्रेस हाईवे कहलाती है, इस पर ड्राइविंग जाहिर है ज़्यादा असाब शिकन और तकलीफदह नहीं। हम मैनहट्टन बर्ज पर इस हाईवे को छोड़ देंगे और पुल अबूर करके चाइना टाउन में दाखिल हो जाएंगे। मैं बड़ी तवज्जो से राकेल की फ्राहम करदा मालूमात को ज़हन नशीन करता रहा। इसने मुझे एस्टोरिया के बारे में मुख्तसर बताया। एस्टोरिया में गालिब आबादी यूनानी अफराद की है। किसी ज़माने में जब भी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कायम नहीं हुई थी तो एस्टोरिया ही में फिल्म स्टूडियो आगाज़ हुआ था। एस्टोरिया स्टूडियोज़ अपने वक्त का बड़ा मशहूर स्टूडियो रहा है। रोडविल्फ वेलेंटो और ग्लोरिया स्वेंसन ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ एस्टोरिया से ही किया था। मैंने राकेल से पूछा, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 40 मिनट, इसने जवाब दिया। इस वक्त में 10 मिनट तक इजाफा भी हो सकता है। ओके, फिर भी थोड़ी सी नींद पूरी कर लेता हूँ, मैंने सीट की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए कहा। जब हम चाइना टाउन में दाखिल हों तो मुझे जगा देना। मैं दरअसल इस दौरान अपनी थर्ड आई साहिल को झांकना चाहता था। राकेल मेरी इस ताकत झांकी की हकीकत से बड़ी हद तक आगाह हो चुकी थी। मायने खेज लहजे में बोली, क्या तुम वाकई नींद में हो? क्या तुम्हें कोई शक है? मैंने गहरी संजीदगी से इसकी आंखों में देखा। नहीं नहीं, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए चालाकी से बोली। फिर बात को बदलकर कहने लगी, क्या आज़म शान मैनहट्टन ब्रिज से गुजरते हुए तुम डाउन टाउन का निज़ारा नहीं करोगे? इस ट्रेवर को इस पुल की मदद से अबूर करना बड़ा है जान खेज होता है। ओके, मैंने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। जब हम एक्सप्रेस हाईवे को छोड़कर ब्रिज में दाखिल होने लगे तो तुम मुझे बेदार कर देना। बात खत्म करते ही मैंने आंखें बंद कर ली। राकेल ने इस मौके पर बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और मेरे काम में किसी किस्म की मुदाखलत की कोशिश नहीं की। मैं राकेल की बात से 101% मुतफिक हुआ। मैनहट्टन ब्रिज और ब्रुकलिन ब्रिज से डाउन टाउन का नज़ारा वाकई काबिल दीद और नाकाबिल फरामोश है। ये दोनों ब्रिज ईस्ट रिवर पर वाक़या हैं जो ब्रुकलिन को डाउन टाउन में मैनहट्टन से मिलाते हैं। बाद में कई मरतबा मुझे इस हसीन नज़ारे का तजुर्बा हुआ। आंखें बंद करते ही मैं अपने ताज़ा तरीन हालात पर गौर करने लगा। गुज़िश्ता रोज़ सांगफू से मेरी बड़ी अहम और तफसीली मीटिंग हुई थी, जिसके नतीजे में राकेल के साथ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद था। साहिल की तलाश के सिलसिले में राकेल और सांगफू की नुमाइंदगी कर रही थी। राकेल साहिल और मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, हत्ता कि बड़ी हद तक इसे मेरी ची और तीसरी आंख वाली सलाहियत की भी खबर हो गई थी। मेरा मिशन इसके जहन में रोज़ रोशन की तरह वाज़ह था। वो अब तक एक काबिल एतमाद दोस्त का किरदार अदा करती आई थी, लिहाजा इस पर भरोसा करने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी। सेटल में सांगफू ने मुझे अपने इस बंदे से भी मिलवा दिया था जो हर किस्म के मेकअप में ये तोला रखता था, खासतौर पर मास्क अप करने में बेपनाह महारत रखता था। इसमें मुझे नहायत ही मुफीद टिप्स भी थी। इसका नाम जो बयान था। सांगफू के मुताबिक एक आध दिन में युआन माओ डॉक्टर मोंग की हैसियत से वो एनकरेज अलास्का रवाना होने वाला था। सांगफू की बुजुर्गाना हिदायत के मुताबिक मुझे और राकेल को चाइना टाउन मैनहट्टन में पहुंचना था। इसमें हमें विंग हिंग नामी एक शख्स का एड्रेस दिया था और कहा था वो हमारे न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले विंग हिंग को फ़ोन भी कर देगा। विंग हिंग को हमारे मिशन से आगाह नहीं किया जाता। ताहम सांगफू के मुताबिक विंग हिंग में मैनहट्टन में से हर किस्म का ताउन करने का पाबंद होता। वो सांगफू का गहरा अकीदतमंद था और बुद्ध से ताल्लुक़ रखता था। चाइना टाउन में इसकी फ़ोटोग्राफी एक बहुत बड़ी दुकान थी। मैं और राकेल गार्ज और सर्वर की हैसियत से जाकर इससे मिलते। हम एक तरह से इसके मेहमान थे जो सेटल से आए थे और इस वक्त हम सीधे मैथम स्क्वायर चाइना टाउन विंग हिंग के पास ही जा रहे थे।
मैं गहरी संजीदगी से साहिल के बारे में सोचने लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा इत्मीनान का पहलू ये था कि सांगफो ने बड़ी शराफत से साहिल को मुझे सौंप दिया था और इसके दिल की गिरफ्तार बातों से भी यही नतीजा बरामद होता था। वो चंद घड़ियों, चंद दिन या चंद हफ्तों का मेहमान था। सांगफो को सबसे अपना बड़ा मानते थे। जब इसने साहिल को मेरे हवाले कर दिया तो दूसरे किसी को भला क्या इतराज हो सकता था। अब ये मुझ पर मुनहसर था कि मैं कितनी जल्दी साहिल तक पहुंच जाता हूँ। आखिरी मर्तबा मैंने साहिल की तरफ झांका तो वो हालत नींद में थी। इस वक्त मैं सांगफो के साथ मीटिंग में मसरूफ था। मैंने साहिल को इसी बेडरूम में पाया था जहां वो रबी मोशे हमन की कैद में थी। इसके बाद मैंने साहिल की खबर नहीं ली थी। मैंने अपने तस्वुर में साहिल के खालो खैत को उभारा और अगले ही लम्हे मेरी बातनी आंख ने मुझे इसके माहौल में पहुंचा दिया। मैंने इसे बेड पर चत लेटे हुए पाया। वो यकीनी तौर पर इस वक्त जाग रही थी, लेकिन यह हैरत देखकर हुई कि वो बेडरूम नहीं था जहां मैंने इसे एक चरी काउच पर हालत नींद में देखा था। इस बेडरूम का माहौल इस बेडरूम से कतई मुख्तलिफ था। मुमकिन है ये इस बिल्डिंग का कोई दूसरा बेडरूम हो, या ये भी हो सकता था साहिल इस वक्त किसी दूसरी जगह पर हो। आखिर उस ख्याल ने अंदरूनी तौर पर मुझे झंझोड़ कर रख दिया और बेसाख्ता मेरे दिल से ये सदा बुलंद हुई, नहीं, अब साहिल को किसी जगह नहीं मुंतकिल किया जा सकता। मैं इसके करीब पहुंच गया हूँ। मैं अपना साहिल जरूर हासिल करके रहूंगा। रबी को मेरे सामने घुटने टेकना ही होंगे। इस अज़म ने मेरे अंदर एक नई तवानाई भर दी और मैंने अपनी तमाम तवज्जो साहिल पर मरकूज कर दी। वो इस वक्त जाग रही थी, मुकम्मल होशो हवास में थी। मैंने वक्फे से इसकी पलकों को झपकते हुए महसूस किया। मैं जानता था और सांगफो ने इस जाने की तस्दीक भी की थी कि मेरी आवाज़ कहीं और कहीं आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती। मुझे सिर्फ तस्वुर के वीडियो सेक्शन से काम लेना होगा और ये सेक्शन मेरी रसाई नहीं आ सकता। लेकिन साहिल को एक बेड पर दराज देखकर मेरा दिल मचल गया। मैंने बेइख्तियार होकर ये जुबान खामोशी इसे पुकारा। इस अमल का नतीजा सिफर के बराबर बरामद हुआ। मेरी पुकार इस तक ना पहुंच सकी। वहां की भी कोई आवाज मेरी जाहिरा या बातिनी समात तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही थी। झुंझलाकर मैंने कोशिश तर्क कर दी और बेडरूम के माहौल की जुजियात को अपने जहन में नक्श करने लगा। इस बेडरूम में साहिल बिल्कुल अकेली थी। मैंने कमरे के साइज, वहां मौजूद तमाम अशिया, दरवाजे के रंग और डिजाइन, पर्दों के रंग और कपड़े और तराश खराश के अलावा फर्श पर बिछे हुए दबे स्क्रीन को भी निशान कर लिया। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की तफसील भी मेरी नजर से पोशीदा नहीं रही थी। इस काम से फारिग होने के बाद मैं इंतजार करने लगा कि कोई इस कमरे में दाखिल हो ताकि मैं इसके माहौल पकड़कर बेडरूम से बाहर निकल सकूं। साहिल के अज खुद बेडरूम से बाहर कदम रखने के इम्कान ना होने के बराबर थे। मुझे कभी उम्मीद थी कि वो औरत मुझे नजर आ जाएगी जिसका पीछा पकड़कर इसमें वॉल स्ट्रीट तक चला आया था। मेरी लम्हाती तसव्वुराती कुफरत से वो ईर्ष्याई औरत मेरी दस्तरस में नहीं रही थी। 10 मिनट के मुसलसल इंतजार के बाद भी जब मेरी उम्मीद पूरी होने के आसार वाज़ेह ना हुए तो एक बेनाम से उकताहट ने मेरे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी उकताहट में एक चौंका देने वाला ख्याल मेरी सोच में नमूदार हुआ। मैंने सोचा क्यों ना मैं तस्वुर की निगाह से इस एशियाई औरत के माहौल में उतरने की कोशिश करूं। ये एक अछूता ख्याल था। मज़कूरा औरत के खद्दो ख्याल मेरे ज़हन में महफूज थे। मैंने इसके बादामी आंखों की चोरी पेशानी, बेज़वी चेहरे, गुलाबी होंठों और रस्तवान नाक का तस्वुर किया और अगले ही लम्हे मैं इस तक रसाई हासिल में करने में कामयाब हो गया। मैंने इसे किसी ऑफिस में पाया। वो एक कंप्यूटर के सामने बैठी बड़ी तवज्जो से किसी काम में मसरूफ थी। मैंने मॉनिटर की स्क्रीन पर निगाह डाली। वह नजर आने वाली तहरीर से मुझे अंदाजा हुआ वो स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक कोई फाइल खोल बैठी थी। इसका मतलब था वो इस वक्त अपने दफ्तरी काम में मसरूफ थी। मैं 5-6 मिनट तक इंतजार करता रहा कि वो अपनी सीट छोड़े और मुझे भी इसके साथ मौजूद करने का मौका मिले, लेकिन मेरा इंतजार रंग ना ला सका। इसके इन हमाक को देखते हुए कहा जा सकता था अभी घंटों इसके उठने का कोई इम्कान नहीं। न्यूयॉर्क के वक्त इसी लम्हे 10:30 बजे थे। मैंने जुनारा आइलैंड के हाइट से जब साहिल को नाश्ता करते हुए देखा तो इस वक्त न्यूयॉर्क में लगभग 9 बजे थे। कम बेश 9:25 पर एशियाई औरत मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वॉल स्ट्रीट पर आई थी और जब मैंने इसे खोया तो सुबह के 9:30 बजे थे। इसी हिसाब किताब को अगर जहन में मुनासिब जगह दी जाए तो फिर ये नतीजा सामने आता था कि वो एशियाई खूबसूरत औरत साहिल को नाश्ता करवाने के बाद किसी दफ्तर में आकर बैठती थी और स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक कोई जरूरी काम करती थी, मगर किस ऑफिस में और कहाँ? ये ऐसे सवालात हैं जिन काफी फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जब मजीद 5 मिनट तक भी मज़कूरा औरत के अपनी सीट से उठने का कोई इम्कान नजर न आया तो मैं इसके ऑफिस के माहौल को जहन में बसाकर वहां से चला गया। मैं आंखें बंद रखते हुए ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। आंखें खोलने का मतलब था रकेल की बोलती का ढक्कन उठा देना और फिलहाल इस मूड में नहीं था। इसी सोच विचार में मेरे जहन में ख्याल आया एक मरतबा फिर रब्बी को ट्राई करूं। मैंने रब्बी मोशे हमन के नक्शो निगार और तासीर अंगेज शख्सियत को अपने तस्वुर में ताज़ा किया और इसके माहौल में उतरने के लिए अपने थर्ड आई को जहमत दी, लेकिन तारीकी की एक मोटी दीवार ने मेरी तस्वुराती बसारत का रास्ता ब्लॉक कर दिया।
ربی کے ماحول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ 2-3 مرتبہ کی سعی کے بعد جھنجھلا کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ربی نے خود تک پہنچنے والے ہر راستے کو اپنے کسی پر اسرار علومیہ عمل سے بند کر رکھا تھا۔ اس ناکام کوشش سے ایک نہایت ہی اہم نقطہ میرے ہاتھ آ گیا۔ میں بڑی سنجیدگی سے اس نقطے پر غور کرنے لگا۔ میں براہ راست ربی کو نشانہ بنا کر اس کے ماحول میں نہیں جھانک سکوں گا۔ ہاں، البتہ وہ جس ماحول میں موجود ہو وہاں کے کسی اور کردار کے ذریعے میں اس ماحول تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں، جیسا کہ ساحل والے معاملے میں ہوا تھا۔ جب وہ چریک کوچ پر پرواز تھی تو میں نے ربی کا تعاقب کرتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے تک چلا گیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طرح اس ماحول تک رسائی حاصل کرنا تھا جہاں ربی موش حامل موجود ہو۔ اس طرح میں ربی کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا اور یہ جاننا نہایت ہی دشوار کام تھا کہ ربی کس وقت کس ماحول میں کن لوگوں کے ساتھ موجود ہوگا اور آیا ان لوگوں میں سے کسی کا صورت آشنا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ موقع سوائے اتفاق کے میرے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سچ ہے، جاننا بہت بڑا عذاب ہے، اور قبل از وقت کی جانکاری ایک عظیم انسان جو اتنا زیادہ باخبر ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی ہی زیادہ اذیت سے گزرتا ہے۔ صلاحیت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی پھر روحانی ہو، اپنے استعمال کے جواب میں وہ ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے۔ وہ ایک مخصوص خراج حاصل کیے بغیر جان نہیں چھوڑتی۔ اس سسٹم میں جس کا اہم حصہ ہے ادائی کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ادائی البتہ پری بیڈ بھی ہو سکتی ہے اور پوسٹ بیڈ بھی، بالکل کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی طرح۔ یہ سسٹم اس ہاتھ دو کے تحت 2 اور 2 4 کی طرح کام کرتا ہے۔ جو لوگ واقع باصلاحیت ہیں اور سسٹم کے طریقے واردات کو جانتے ہیں وہ شب و روز اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب سے میں نے تیسری آنکھ کا استعمال شروع کیا تھا مذکورہ تجربے سے گزر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے تصور کے گھوڑے کو تھرڈ آئی کے چابک سے ساحل کی جانب دوڑایا۔ وہ اسی بیڈ پر موجود تھی، لیکن اب میں اس کی آنکھیں بند تھیں اور سینے کا زیرو بم بتاتا تھا۔ وہ حالت نیند میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ سونے کا وقت تو نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا اسے زیادہ بے ہوش یا نیند کی حالت میں رکھنے کے لیے کوئی مخصوص دوا دی جا رہی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا ربی نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کی نیند کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر دیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت راکیل میری نگاہ پڑی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملی تو اس نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں جگانے ہی والی ہوں؟ بس اندازے ہی سے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا مطلب ہے تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ وہ شاید بھرے لہجے میں متصفر ہوئی۔ میں نے سرزش امیز نظر سے اسے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ وہ خاموش نہ رہ سکی اور پوچھ بیٹھی، کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میرے انکار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں دانستہ اس سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ وہ میری صلاحیتوں اور سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت تک خود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ راکیل کو کیا بتاتا؟ تھوڑی دیر بعد میں ڈیلین کیب نے ایکسپریس ہائی وے کو چھوڑ دیا اور ایک نیم بیضوی دائرے میں سفر کرتے سیدھی فلیٹ بش ایونیو میں داخل ہو گئی۔ فلیٹ بش ایونیو میں برج مین ہیٹن برج سے اوپر گزر کر سیدھی چائنا ٹاؤن میں داخل ہو جاتی ہے۔ برج کے اختتام پر ایونیو کے تال اسٹریٹ اور کرسٹک اسٹریٹ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ جنوری کا آخری ہفتہ تھا اور درجہ حرارت صفر کے آخری پاس چل رہا تھا۔ فضا میں اچھی خاصی دھند بھی موجود تھی۔ نیو یارک کو امریکہ کی سرد ترین ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی شمال میں کینیڈا سے جڑی بیٹھی ہے۔ موسم سرما میں یہاں کا درجہ حرارت بعض اوقات -10 درجہ سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ دھندلے کی فضا کے سبب مینہٹن ڈاؤن ٹاؤن بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نظارے میں ایک عجیب سی سحر کا تاثر تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مینہٹن برج پر سے گزر کر ہم خوابوں کے کسی جزیرے میں داخل ہو رہے ہوں۔ نیو یارک خصوصاً مینہٹن خوابوں کا ایک جزیرہ ہی ہے۔ موسیقار اور شاعر لوگ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، معاشرے کی بڑی گہری عکاسی کرتے ہیں۔ جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اچھا اور برا، ڈارک اینڈ لائٹن، بالکل اس طرح نیو یارک بھی دو رخ ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش نیو یارک اور گند خلیز نیو یارک۔ کسی زمانے میں جیز موسیقاروں نے نیو یارک کی چکا چوند اور دلکشی کے پیش نظر اسے بگ ایپل کا خطاب دیا تھا۔ بعد اس کے خطے کی تاریخ کو دیکھ کر ہوبوز گروپ نے اس ریاست کو بگ اونین قرار دیا۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ نیو یارک کی بعض گلیوں میں موجود کچرے کے متعفن انباروں کے قریب سے گزریں تو آنکھوں میں ویسے ہی پانی اتر جاتا ہے جیسے پیاز کو کاٹتے وقت۔ مرحوم اشفاق احمد نے اس جزیرے کے تاریخ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ راکیل نے مجھے بتایا کہ ہر سال لگ بھگ 35 ملین افراد نیو یارک یا اترا کو آتے ہیں۔ ان کی دلچسپی اور توجہ کا مرکوز محور خوابوں کا جزیرہ مینہٹن ہی ہوتا ہے۔ مینہٹن کو بڑے طریقے سے آباد کیا گیا ہے۔ جنوب اور شمال کے درمیان بہنے والی تمام سڑکیں ایونیوز ہیں
जबकि जजीरे के मशरक को मगरब से मिलाने वाली छोटी सड़कें स्ट्रीट्स कहलाती हैं। मैनहट्टन में फिफ्थ एवेन्यू की बड़ी अहमियत है। ये जजीरे के क्लब से गुजरकर इसे मशरकी और मगरबी में तकसीम कर देती है। हर स्ट्रीट में जब फिफ्थ एवेन्यू को क्रॉस करती है तो वो वेस्ट स्ट्रीट में बदल जाती है, मगर इसका नंबर तब्दील नहीं होता। मैनहट्टन में शर्कन गर्बन 191 स्ट्रीट्स हैं। डाउनटाउन में मैनहट्टन 1 से 13 स्ट्रीट्स का है। स्ट्रीट 14 से 59 तक मिड टाउन में मैनहट्टन है और स्ट्रीट 60 से 191 तक अप टाउन में मैनहट्टन कहलाता है। मुतअस्सिब और नस्ल प्रस्त कालों का खतरनाक इलाका हार्लम अप टाउन में ही वाक़या है। हम बजरिया येलो मेडिलियन मैनहट्टन बर्ज को अबूर करके चाइना टाउन में दाखिल हो गए। येलो मेडिलियन कैब को न्यूयॉर्क की लाइसेंस याफ्ता टैक्सी होने का एजाज़ हासिल है और इसका उतरना लाइसेंस याफ्ता पोनी से कहीं ज़्यादा है। पोनी एक मखसूस शनाख्त है जो लाइसेंस याफ्ता प्रेस्टिजियस ऑफ न्यूयॉर्क की पहचान है। कैब ने केनाला स्ट्रीट पर थोड़ा फासला तय किया और बाईं जानिब बावरी स्ट्रीट पर मुड़ गई। कुछ देर बाद हम कैथम स्क्वायर में थे। ड्राइवर ने ग्लास पार्टीशन को हटाया और हमसे इस्तफसार किया, कैथम स्क्वायर में कहाँ रुकूं? इस दौरान मैं राकेल मुसलसल बाहर देख रही थी और इसने एक सिमट ड्राइवर की तवज्जो मबजूल कराई और फैसला कुन लहजे में कहा, इस बैंक के सामने रोक दो। टैक्सी मज़कूरा बैंक से थोड़े फासले पर रुकी। किराया सिर्फ $48 बना था। राकेल ने ड्राइवर को $35 अदा किए और कैब दी चेंज कहते हुए उसको खुदा हाफिज कह दिया और उतर गई। अगर हम दूसरे रास्ते से मैनहट्टन में दाखिल होते तो कम बेश $20 किराया अदा करना पड़ता। राकेल ने $4 ड्राइवर को टिप की मद में दिए। बाद में मुझे मालूम हुआ कानूनन किसी टैक्सी वाले को 15% से ज़्यादा टिप नहीं दी जा सकती। 31 पर 4 का तनासुब तकरीबन इतना ही बनता था। अमेरिका में करेंसी नोट का इस्तेमाल बहुत कम और निचली सतह पर होता है। $20 से नीचे इससे ऊपर अमूमन कैश डीलिंग नहीं होती, बल्कि अदाई खालसतन क्रेडिट कार्ड्स के जरिए की जाती है। कैश के मामला सिर्फ बैंक तक महदूद हैं। ओपन मार्केट, होटलों, दुकानों वगैरह में कैश कबूल नहीं किया जाता। अमेरिकी करेंसी 1, 2, 5, 2, 20, 50 और $100 के नोटों पर मुश्तमिल है। 500, 1000, 5000, 10,000 और 100,000 के नोट आम नहीं हैं। ये तमाम बड़े नोट फेडरल रिजर्व सिस्टम और ट्रेजरी डिपार्टमेंट की डीलिंग के लिए हैं। सबसे ज़्यादा अहमियत $20 के नोट को हासिल है। आजकल अमेरिका में जो हालात हैं, इनके पेश नज़र इस साल के वस्त तक फेडरल रिजर्व बैंक $500 का नोट आम करने का इरादा रखता है। अमेरिकी अवाम की तरफ से हुकूमती सतह पर की जाने वाली इस हरकत पर शदीद एहतजाज की तवक्को है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में बैंक दौलत पाकिस्तान भी 20, 5,000 और 10,000 के करेंसी नोट के अजरा की तैयारियों में है। उम्मीद नहीं कि पाकिस्तानी अवाम इसका कोई संजीदा नोटिस ले, क्योंकि ये एक बेबस अवाम है। अमेरिकी अवाम की तरह बाताकतवर और हकूक याफ्ता नहीं, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। टैक्सी छोड़ने के ठीक 1 मिनट बाद हम विंग होटल ऑफ फोटो आर्ट में दाखिल हो रहे थे। विंग हॉन्ग ये शानदार फोटो स्टूडियो भी कैथम स्क्वायर में मैनहट्टन स्विंग बैंक के नज़दीकी वाक़ है। बैंक की इमारत किसी चाइनीज़ टेम्पल से मुशाबा है। करीबी थोड़े फासले पर अजीम चीनी फलसफी के नाम पर तमीर की जाने वाली इमारत कन्फ्यूशियस प्लाजा इस्तादा है। विंग हॉन्ग ने हमारे पर तपाक इस्तबाल किया। वो 40 साल का एक सेहतमंद शख्स था, मयाना कद और जिस्म माइल बफरह भी, आंखों पर नज़र का चश्मा। सांकफू ने इसे हमारी आमद की इतला दे दी थी और इसके रवैये से भी यही जाहिर होता था वो हमारे लिए सरापा ताउन है। हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू हो चुकी थी तो इससे पूछ लिया, फौरी तौर पर आप लोगों के लिए क्या करूं? विंग इंग्लिश के अलावा मैड्रिन भी रवानी से बोलता था, ताहम इस वक्त हमारे दरमियान बातचीत अंग्रेजी ही में चल रही थी। सांकफू ने हमारा तारुफ अपने खास आदमियों की हैसियत से कराया था, इसलिए भी विंग बिछा जा रहा था, इसलिए हमारे मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो सिर्फ इतना जानता था कि हम चंद दिन में मैनहट्टन गुजार कर वापस चले जाएंगे और इस दौरान में हमें हमारी ज़रूरत का ख्याल रखना होगा। मेरी तरह राकेल भी इससे पहली मरतबा मिल रही थी। अलबत्ता सांकफू ने इसे हमारे मास्क मेकअप के बारे में बता दिया था। हमारी शख्सियत की तब्दीली ने इसे अच्छी तरह समझा दिया था कि इस वक्त हम किसी खास टास्क पर हैं। मैं इसके सवाल के जवाब में कहा, मिस्टर हंग, अगर आप चाइना टाउन के किसी मतवस्त होटल में हमारे लिए क़याम का बंदोबस्त कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। फिलहाल हमारी ज़रूरत यही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। वो मुस्कुराया और बोला, चाइना टाउन में होटल्स बड़े नाम ही हैं और जहाँ का माहौल भी आप लोगों की समझ नहीं आएगा। गैर चीनी अफराद के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्फ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग महसूस ना करो तो मेरा फ्लैट हाजिर है। वो फ्लैट की तर्ज पर बना हुआ एक खालिस घर है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ या मेरा घरेलू मुलाजिम होता है। मैं आप लोगों को एक कमरा दे सकता हूँ। ये अच्छा आइडिया था। किसी होटल की बनिस्बत एक मुकामी शख्स का घर हमारे लिए ज़्यादा मौसूक और महफूज था। मैंने इसके मशवरे से फ़ौरन इत्तेफाक कर लिया और पूछा, मिस्टर हंग, तुम्हारा वो फ्लैट यहाँ से कितना दूर है? कुछ भी दूर नहीं।
وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور بتانے لگا، یہ اسٹوڈیو کیتھم اسکوائر میں ہے اور فلیٹ ادھر موٹ اسٹریٹ پر بدھ عبادت گاہ کے نزدیک، میں ابھی جا کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں میرے اور راکیل کے درمیان طے ہو گیا کہ ہم ہینگ کانگ کے فلیٹ پر ہی قیام کریں گے۔ میں نے واضح الفاظ میں اس سے کہا، مسٹر ہنگ، ہم عموماً رات گزارنے ہی تمہارے فلیٹ پر آئیں گے، دن کا سارا وقت ہم باہر ہی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس فلیٹ کی ایک چابی تمہیں دے دیتا ہوں، اس نے اپنی میز کی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ویسے تو میرا ملازم گھر ہی رہتا ہے، بہرحال احتیاطاً چابی رکھ لو اور میرے ساتھ چل کر فلیٹ دیکھ لو۔ ہمیں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ کیا رینٹل کار کمپنی؟ اس کی ضرورت نہیں، وہ قطن کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تم استعمال میں لے آؤ، میں شیوی تمہیں دے سکتا ہوں۔ ماڈل چند سال پرانا ہے لیکن نئی گاڑیوں سے زیادہ کارکردگی کے حامل ہے۔ اوکے ڈن، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہمیں تمہاری شیوی شورلیٹ قبول ہے۔ اس کے بعد ونگہم ہمیں اپنے ساتھ گھر دکھانے کے لیے گیا۔ اس کے فلیٹ کا راستہ بہت ہی آسان تھا اور ہم کیتھم اسکوائر سے واپس باوری اسٹریٹ پر آئے اور کنال پر اسٹریٹ سے پہلے ہی بائیں جانب بیارڈ اسٹریٹ پر مڑ گئے۔ بیارڈ اسٹریٹ آگے جا کر موٹر اسٹریٹ سے جا ملی۔ ہم نے وائیں جانب ٹرن لیا اور سیدھے بدھ عبادت گاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ پھر ہمیں ہنگ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، فضا میں رگوں میں خون منجمد کر دینے والی ٹھنڈک رچی بسی تھی۔ صبح سے اب تک سورج نے ایک مرتبہ پھر نیو یارک کے باسیوں کو آنکھ دکھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ پورے مکھرے کی جلوہ نمائی تو بہت دور کی بات تھی، تاہم اس شدید موسم کے باوجود بھی نیو یارک میں کاروبار زندگی اپنے معمول پر تھی۔ میں اس وقت راکیل کے ساتھ 45 ڈویژن اسٹریٹ پر کینٹین میں بیٹھا تھا۔ کینٹین اپنی سیٹ فوڈ ڈشز کے حوالے سے بہت معروف ہے، جو مینہٹن برج کے نزدیک ہی چائنا ٹاؤن میں واقع ہے۔ ناشتہ ہم نے صبح طیارے ہی میں کر لیا تھا۔ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں لگی تھی۔ میں بھوک کے معاملے میں راکیل بڑی بے صبری اور کچی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ پوجا کیے بغیر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں پہلی فرصت میں وال اسٹریٹ پہنچنا چاہتا تھا، مگر راکیل کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں چلا آیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ گارشیا اور ڈی سلوا کا تعلق سیٹل سے تھا، وہ امریکن نیشنل تھے اور اس حیثیت سے ان دونوں کے پاس مختلف کریڈٹ کارڈز بھی تھے، یعنی ہمارے پاس ڈائنرز کلپ ویزا اور ماسٹر کارڈز تھے۔ کریڈٹ کارڈز کے باور آدم ماسٹر کارڈ کو امریکہ والے ایکسس کا نام دیتے ہیں۔ ماسٹر کارڈ یعنی ایکسس کو سب سے زیادہ خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائنر کلب کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ونگ ہانگ نے اپنی گاڑیوں کے بارے میں بالکل درست کہا تھا۔ شیوی کے انجن میں بے پناہ طاقت تھی اور رفتار میں اضافے کے ساتھ ہی وہ گویا سڑک پر بچھی چلی جاتی تھی۔ پورے امریکہ میں ٹریفک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کے اصول رواں دواں تھے اور سنگلا ایسے مربوط انداز میں کی گئی کہ آنے جانے والوں اور دائیں بائیں مڑنے والوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم نے ریسٹورنٹ سے نکل کر ڈوین اسٹریٹ پکڑی اور کیتھم اسکوائر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت راکیل ہی براجمان تھی۔ میں تو ڈاؤن ٹاؤن میں مینہٹن کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں مصروف تھا۔ کیتھم اسکوائر سے راکیل نے شیوی کو پارک روڈ پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ہم سٹی ہال کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بروکلن برج بھی مینہٹن آنے والے کو سٹی ہال سویک سینٹر ہی پہنچاتا ہے۔ سٹی ہال اور کرمنل کورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہماری شیوی بڑی آن بان کے ساتھ براڈ وے میں داخل ہو گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر بعد براڈ وے کو خیر باد کہا اور وال اسٹریٹ پر مڑ گئے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی اسٹریٹ تھی جہاں کئی فٹ پاتھ برونز بل استادہ تھے۔ اس کے آس پاس ہی کہیں وہ عمارت موجود تھی جہاں میرے سائل کو رکھا گیا تھا۔ میری اضطراری انداز میں وال اسٹریٹ کو اور اس کی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ وال اسٹریٹ پر کھڑی بلڈنگز مینہٹن اسکائی اسکیپرز کے مقابلے میں کم بلند ہیں، تاہم انہیں فلک بوس کہا جا سکتا ہے۔ ڈبل لین ٹریفک جاری دستاری تھی۔ وال اسٹریٹ کے عین وسط میں ایک کشادہ فٹ پاتھ موجود تھی۔ فٹ پاتھ کے ٹائلز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے برونز بل آف وال اسٹریٹ کو جس فٹ پاتھ پر استادہ دیکھا تھا، اس کے ٹائلز بھی ایسے ہی تھے۔ میرے رگ و پیپ میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ میں نے جانخیز انداز میں راکیل سے کہا، گاڑی کی رفتار کم کر دو۔ کیوں، کچھ نظر آ گیا؟ اس نے پوچھا۔ نظر نہیں آیا مگر آنے ہی والا ہے، میں نے گھمگیر آواز میں کہا۔ تم یہ وسطی فٹ پاتھ دیکھ ہی رہی ہو نا، کانسی کا وہ سانڈ اسی راستے پر واقع ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جانتی ہوں، ہم برز نیلز کے نزدیک پہنچنے ہی والے ہیں، وہ سامنے دیکھو۔ میں نے راکیل کے اشارے کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو وہ مجھے برونز بل نظر آ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، راکیل تم وہاں پہنچ کر گاڑی روک دینا، میں سانڈ اور اس کی گردنواح کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تھی اگر میں سانڈ کے گردنواح پر نگاہ دوڑائی تو وہ بلڈنگ میری نظر میں آ جائے گی جہاں سے میں نے اس خوبصورت ایشیائی عورت کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ کسی ہیولے کے مانند میری یادداشت میں لہرا رہی تھی۔ راکیل نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، میں برونز بل سے تھوڑا آگے جا کر شیوی کو روک لوں گا، تم گاڑی سے اتر کر برونز بل کی طرف آ جانا، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی، اس طرح ہماری سرگرمی کسی کی نظر میں نہیں آئے گی۔
ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگرچہ اس وقت ہم بدلے ہوئے حلیوں میں ہیں، لیکن احتیاط بری بات نہیں۔ ہم بپرے ہوئے سانڈ کے مجسمے سے آگے گزر گئے تو راکیل نے سڑک کے کنارے ایک جگہ راہداری روک دی۔ میں نے پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھولا اور پیدل چلتے ہوئے مذکورہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں سانڈ کے مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ ازیں قبل میں نے اسے تیسری آنکھ کی مدد سے دیکھا تھا۔ اس نظارے اور نظارے میں رتی بھر فرق نہیں تھا، بلکہ تصور والا منظر زیادہ واضح تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ باطنی آنکھ ظاہر دو آنکھوں سے زیادہ صاف ہوتی ہے۔ میں برونز بل کے نزدیک یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ وہ شئی عورت بھی کچھ اسی انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران میں ارد گرد کی عمارتوں کو بھی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہاں قدیم اور جدید دونوں طرح کی عمارتیں استادہ تھیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد میں نے راکیل سے کہا، میں چند منٹ کے لیے غروب ہو رہا ہوں، تم خاموش رہنا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اوہ، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہاں غروب ہو کر کہاں طلوع ہونے کا ارادہ ہے؟ ساحل کی اٹینڈنٹ کے آفس میں نے سرسری انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مذکورہ عورت کی نقش و نگار میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ میں نے اپنی تیسری آنکھ کے سامنے اس کا سراپا روشن کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے دفتر میں تھا۔ میں نے اسے کلوزنگ کی پوزیشن میں دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمپیوٹر آف کیا، پھر تمام اسپیسرز کو کور سے ڈھانپ دیا۔ صبح کی طرح اس وقت بھی وہ آفس میں اکیلی ہی تھی۔ اس کا آفس ایک چھوٹے سے چیمبر پر مشتمل تھا۔ ایپیسوڈ 15 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 16 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔